प्रिय छात्रों, प्यारे भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जैन। हम लोगों ने क्लास 11th में बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, पहली यूनिट का पहला चैप्टर, उसका अध्ययन किया था, जैव जगत। उसी में अब दूसरा चैप्टर आपका प्रारंभ होगा, जो मुख्यतः बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा चैप्टर आपका है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण, ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान देंगे, वर्गीकरण का मतलब हमने आपको बताया था कि जीवों को विशेष लक्षणों के आधार पर अलग अलग ग्रुपों में विभाजित करना, साथ ही उनका नामकरण करना, नामनक्लेचर, और इन दोनों को मिलाकर हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकरण और नामकरण, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कह लीजिए कि जीवों का वर्गीकरण और नामकरण किया जाता है, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ये वर्गीकरण का इतिहास काफी पुराना है। अगर देखा जाए तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में वर्गीकरण की रूपरेखा मिलती है। हमारे मनीषियों ने वर्गीकरण करने का जीवों के प्रयास किया था। फादर ऑफ आयुर्वेद, फादर ऑफ आयुर्वेद, फादर ऑफ आयुर्वेद फादर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद के जनक अगर देखा जाए तो कौन है? चरक। चरक, इन्होंने चरक संहिता लिखी है। चरक संहिता इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, चरक के द्वारा। चरक संहिता के इन्होंने चरक संहिता का कह लीजिए कि इस ग्रंथ का इन्होंने लेखन का कार्य किया, लिखा है। इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है चरक संहिता। चरक संहिता में इसीलिए तो इनको फादर ऑफ आयुर्वेद कहते हैं। इसमें चरक संहिता में लगभग इन्होंने 340 जो मेडिकल प्लांट हैं उनका वर्णन किया। 200 एनिमल का अध्ययन किया है, लगभग 200 एनिमल जंतुओं का कह लीजिए, एंड 200 जंतु और 340 ये प्लांट्स, कैसे प्लांट्स हैं जो मेडिकल वैल्यू के हैं, जो कह लीजिए जिनका कि औषधि के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अगर वर्गीकरण का श्रेय जाए तो वास्तव में चरक को जाता है, जिन्होंने इतने जंतुओं और 200 जंतुओं और 340 पौधों का जो है वर्गीकरण के रूप में उल्लेख किया। इसके बाद में अगर देखा जाए तो अरस्तु को आप पूर्व में भी, इसके पूर्व चैप्टर में अरस्तु के अरिस्टोटल के बारे में, अरस्तु के बारे में आपको पता है कि इन्होंने वर्गीकरण करने का जीवों का प्रयास किया था। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी पूर्व चैप्टर में आपने पढ़ लिया है। तो इन्होंने भी वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया पूछ देता है परीक्षा में, पुस्तकों के भी नाम, हिस्टोरिया एनिमेलियम ये पुस्तक है। हिस्टोरिया एनिमेलियम
में वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इसमें इन्होंने वर्गीकरण किया है और खास तौर पर ये जंतु विज्ञान के पितामह हैं। जंतु विज्ञान यानी जंतुओं का कह लीजिए इन्होंने वर्गीकरण करने का प्रयास किया था और जंतुओं को ध्यान रखेंगे 2 भागों में क्लासिफाइड पहले किया था, इनाइमा और एनाइमा। ये 2 उन्होंने कह लीजिए कि सुपर क्लास महावर्ग बनाए थे। 2 भागों में इन्होंने क्लासिफाइड किया, इनाइमा और एनाइमा। अब इन्होंने जो इनाइमा और एनाइमा का निर्माण किया था अरस्तु ने, तो इनाइमा के अंतर्गत कह लीजिए लाल रुधिर वाले रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जिनमें है ऐसे कशेरुकी प्राणियों को, वर्टिब्रेट्स को इंक्लूड किया। इसमें ध्यान रखिएगा जिनको रखा रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जिनका रुधिर लाल है और कैसे हैं, कशेरुकी प्राणी है, वर्टिब्रेट्स हैं। तो ये वर्टिब्रेट्स हैं और कैसे हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स वाले, लाल रुधिर वाले। दूसरी तरफ उन्होंने ध्यान रखना कि जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं और जो कैसे हैं, नॉन कार्डेट हैं, अकशेरुकी हैं। ये नॉन कार्डेट एंड आरबीसी जिनमें क्या है, एब्सेंट। और यहाँ कैसे है, ये कार्डेट है एंड आरबीसी क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट, उपस्थित है आरबीसी। विभाजित किया। फिर इनाइमा को भी उन्होंने विभाजित कर दिया था, ओविपेरी और विविपेरी। ओविपेरी का मतलब जो अंडे देने वाले हैं और विविपेरी का मतलब है जो बच्चे देने वाले हैं। तो इस तरीके से एक वर्गीकरण करने का इन्होंने भी प्रयास किया। फिर आते हैं उसके बाद थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पितामह हैं। ये मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक लिखी इन्होंने। हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, जिसमें इन्होंने वनस्पतियों का वर्णन किया, पौधों का वर्णन किया। और ये जो है मुख्य रूप से ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने पौधों को भी क्लासिफाइड करने का प्रयास किया था। और इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम में मुख्य रूप से पौधों को ट्री, श्रब, अंडर श्रब और हर्ब ये विभाजित किया था। वृक्ष में, ट्री माने वृक्ष जो बड़े आकार के होते हैं, ऐसे पौधों का इसमें इन्होंने वर्णन किया। फिर श्रब, श्रब माने झाड़ी, झाड़ियों का जो वृक्ष से छोटे होते हैं। और अंडर श्रब, अंडर तीसरा, अंडर श्रब। और चौथे में उन्होंने हर जो शाकीय पौधे हैं उनका, तो वृक्ष, झाड़ी और वृक्ष से जो झाड़ियों से कुछ छोटे जो साइज के हैं अंडर श्रब कहा उनको। और इसके अलावा हर यानी शाकीय पौधे जिसमें सम्मिलित किए गए शाक। तो इस तरीके से इन्होंने भी वर्गीकरण करने का प्रयास किया। फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम है। देखिए प्रश्न इनसे बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ये हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन
हम लोग क्लासिफिकेशन का इतिहास देख रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण का जो है इतिहास, उसको हम लोग देख रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। तो थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। मिटाने वाला ये सारी चीजें नोट करेंगे, एग्जाम में आती हैं और इनके बारे में आप तैयारी अपनी रखें। इसके बाद थियोफ्रेस्टस के बाद जो है जॉन रे आए। जॉन रे, ये इन्होंने अरस्तु के वर्गीकरण को ही सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, उसको क्रमबद्ध किया, सिस्टमेटिक रूप से क्लासिफिकेशन दोबारा करने का प्रयास किया। इन्होंने हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम पुस्तक लिखी। हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, ये पुस्तक इन्होंने लिखी जॉन रे, और इन्होंने लगभग 1800 से अधिक जंतु और पौधों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। 1800 से अधिक जंतु यानी एनिमल प्लस प्लांट, जंतु और पौधों दोनों मिलाकर कह लीजिए 1800 लगभग जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है, इन्होंने स्पीसीज, ये स्पीसीज इनके द्वारा शब्द प्रयोग किया गया था। यानी स्पीसीज शब्द किसने दिया, टर्म किसने दिया पूछा जाए तो सबसे पहले जॉन रे ने जो है जाति शब्द दिया था। और जो स्पीसीज है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और स्पीसीज में क्या कौन आते हैं, किसको वो करते हैं? स्पीसीज का मतलब है कि आपस में संकरण करने का, जो जनन कर सकते हो ऐसे जीवों का ग्रुप, एक समूह जाति कहलाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद वर्गीकरण की, वास्तव में वर्गीकरण के जनक के रूप में भी हम अरस्तु को जानते हैं, परंतु जो आधुनिक वर्गीकरण की हम बात करते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो कैरोलस लीनियस को श्रेय जाता है। कैरोलस लीनियस, कार्ल वान लीने जिनका नाम था, कार्ल वान लीने था इनका प्रारंभ में नाम। इन्होंने अपने नाम को ही चेंज कर लिया था जब इन्होंने द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया था कि प्रत्येक जीव का नाम, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, प्रत्येक जीव का नाम जो है 2 शब्दों से होगा, पहला उसका जीनस और दूसरा उसकी स्पीसीज। जैसे राणा टिग्रीना, राणा वंश हुआ और टिग्रीना उसकी क्या हुई, जाति हुई। उसी आधार पर इन्होंने अपने नाम को भी कार्ल वान लीने से 2 शब्द में बना लिया था, कैरोलस लीनियस कर दिया था। तो कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने सिस्टमा नेचुरी, बहुत ढेर सारी पुस्तकें लिखी गई इनके द्वारा, पूछा जाता है सिस्टेमा नेचुरी, ये पुस्तक लिखी गई जिसमें इन्होंने वर्गीकरण किया है। इसी तरीके से बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर इनके द्वारा दिया गया, द्विनाम पद्धति,
द्विनाम पद्धति के भी अगर पूछा जाए जनक कौन है, तो कौन है? कैरोलस लीनियस है। इसी तरीके से डिक्शनरी लिखी इन्होंने वर्गीकरण की, डिक्शनरी ऑफ क्लासिफिकेशन, शब्दकोश तैयार की वर्गीकरण के लिए। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। स्पीशीज प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम किसके द्वारा लिखी गई, ये भी ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से कैरोलस लीनियस के द्वारा, जिसमें स्पीशीज प्लांटेरम में लगभग 700 पौधों का, प्लांट्स का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है वर्गीकरण। इन्होंने उस समय 700 पौधों का वर्गीकरण किए। तो इनको मॉडर्न जो है कह लीजिए टेक्सोनॉमी का जनक कहते हैं। तो कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी ये कहलाएंगे। वर्गीकरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर महत्वपूर्ण रोल देखा जाए, महत्वपूर्ण योगदान देखा जाए, तो वास्तव में कैरोलस लीनियस को जाता है। इन्होंने वर्गीकरण, द्विनाम पद्धति भी वर्गीकरण की दी है। इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण दिया है। अभी आगे हम लोग सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो होगा द्विजगत वर्गीकरण। तो इन्होंने ही वर्गीकरण करने का मुख्य रूप से प्रयास किया था। इनकी पुस्तकें और इनके बारे में पूरी जानकारी आपको रहनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में कह लीजिए कि अक्सर पूछ दिया जाता है। अब हम देखेंगे इसके बाद वर्गीकरण की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, किस तरीके से वर्गीकरण में एक विकासात्मक देखा जाए कि वर्गीकरण का जो विकास है, वर्गीकरण करने के जो ट्रेंड हैं, कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले हम लोग अब इसमें देखेंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कह सकते हैं कि वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां, वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां। तो वर्गीकरण के लिए ध्यान रखेंगे, वास्तव में मुख्य रूप से वर्गीकरण की 3 पद्धतियां हैं। एक आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा नेचुरल सिस्टम और तीसरा फाइलोजेनेटिक जातिवृत्तीय जिसको कहेंगे। आर्टिफिशियल माने कृत्रिम वर्गीकरण की पद्धति, नेचुरल यानी प्राकृतिक वर्गीकरण की पद्धति, और फाइलोजेनेटिक यानी जातिवृत्तीय वर्गीकरण की पद्धति। तो 3 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक कर सकते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा नेचुरल सिस्टम, और तीसरा जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जातिवृत्तीय पद्धति। नेचुरल यानी प्राकृतिक पद्धति
और ये कृत्रिम पद्धति। ये मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे, वर्गीकरण की 3 जो है मुख्यतः पद्धतियां बनाई गई। अब ये 3 वर्गीकरण की जो पद्धतियां बनाई गई हैं, इनमें से सबसे पहली पद्धति कौन सी है? आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल, कृत्रिम वर्गीकरण की जो पद्धति है, वास्तव में कुछ लक्षणों को ही बेस बनाया गया। वर्गीकरण में कुछ ही लक्षणों को लेकर के वर्गीकरण किया गया, उनको अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया। इनमें वास्तव में जातिवृत्तीय यानी आनुवंशिकीय लक्षणों को और इस तरीके से ध्यान में नहीं रखा गया। कुछ ही लक्षणों को लेकर के, जैसे अरस्तु हैं, थियोफ्रेस्टस हैं, इन्होंने प्रारंभ में जब वर्गीकरण किया था तो कुछ विशेष लक्षणों को लेकर के और पौधों या जंतुओं को वर्गीकृत कर दिया, जैसे एनाइमा, इनाइमा, ओविपेरी, विविपेरी अरस्तु ने कर दिया। हर्ब, सर्ब, ट्रीज, अंडर ट्रीज, ये वर्गीकरण, अंडर श्रब, ये वर्गीकरण कर दिया था। आपने देखा किसने? कैरोलस लीनियस ने इस तरीके का वर्गीकरण कर दिया था। तो यहाँ पर कैरोलस लीनियस की अगर हम बात करते हैं, कैरोलस लीनियस की अगर वर्गीकरण में तो बहुत बड़ा योगदान है। थियोफ्रेस्टस ने विभाजित कर दिया था, ध्यान रखेंगे, ट्रीज, श्रब, अंडर श्रब और हर्ब। इन्होंने नहीं किया था, इनका वर्गीकरण तो बाद का वर्गीकरण है। यहाँ पर जो कैरोलस लीनियस ने एक कह लीजिए कि उत्तम प्रकार का कृत्रिम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपने वर्गीकरण में जैसे प्लांट का वर्गीकरण किया तो मुख्य रूप से 24 वर्ग बनाए थे। कैरोलस लीनियस का जो कृत्रिम वर्गीकरण है उसमें उन्होंने 24 क्लासेस, 24 क्लासेस बनाए पौधों के वर्गीकरण के लिए, जिनमें से 23 जो क्लास हैं उनमें फ्लावरिंग प्लांट्स का जो है इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, और एक ही ऐसा क्लास इन्होंने बनाया जिनमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनका वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तो ये इन्होंने वर्गीकरण किस आधार पर किया था, क्या लिया था वर्गीकरण के लिए आधार? इन्होंने जो स्टेमेन है उनकी लेंथ, लंबाई, पुंकेसर यानी नर जनन भाग जो पुष्प का होता है वो पुंकेसर कहलाता है, तो उसकी लंबाई को लिया इन्होंने, उनकी संख्या लिया पुंकेसरों की, और सहलग्नता, लिंकेज, ग्रुप, उनको इन्होंने ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया। इस वर्गीकरण की पद्धति को इनके ध्यान रखेंगे सेक्सुअल सिस्टम भी कहते हैं। इस पद्धति की वर्गीकरण की ये पद्धति जो आर्टिफिशियल है, इसके लिए बात हुई, ये सेक्सुअल सिस्टम भी कहलाता है। एग्जाम में आ चुका है नीट में, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को कहेंगे, जिसमें कुछ ही लक्षणों को लेकर वर्गीकरण किया है, और इसमें 24 जो है क्लासेस हैं, जिसमें 23 क्लासेस कैसे हैं? 23 क्लासेस कैसे हैं? ये फ्लावरिंग प्लांट के हैं, फ्लावरिंग प्लांट इसमें है। और एक जो आपका क्लास है, 24वां जो क्लास है, ये 24वां क्लास नॉन फ्लावरिंग है प्लांट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है विभाजन करते समय। शुरू में वर्गीकरण आया था क्रिप्टोगैम्स, फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स अपुष्पीय पौधे, क्रिप्टो मीन्स होता है छुपा हुआ, गैमस मीन्स विवाह, मैरिज, यानी जिनमें फ्लावर वगैरह नहीं बनते हैं, उनके जो सेक्स ऑर्गन है उनके अंदर ही निहित रहते हैं। और यहाँ पर दूसरे जो है फेनरोगैम्स, माने जिनमें कह लीजिए ओपन, फेनरोगैम्स ओपन मैरिज, यानी जिनमें फ्लावर बनते हैं, पुष्प बनते हैं, वो वर्गीकरण की पद्धति
मुख्य रूप से कैरोलस लिनियस की। और इन्होंने इस वर्गीकरण में ये बता दिया गया कि कुछ ही लक्षणों को लिया। इन्होंने लिंकेज संलग्नता को ध्यान में रखा। इसके अलावा जैसे पुष्प की लंबाई, उसके में स्टेमन की लंबाई लेंथ को लिया, स्टेमन की संख्या को लिया। इस तरीकों से इन्होंने डिवाइड किया और बनाया मोनेंड्रिया जिसमें एक स्टेमन है, डायेंड्रिया 2 स्टेमन है, ट्राइएंड्रिया 3 स्टेमन है, टेट्रांड्रिया, पेंटांड्रिया, हेक्सांड्रिया। इस तरीके से इन्होंने वर्गीकरण करने का प्रयास किया और विभाजित कर डाला उनको। लास्ट में जो है पॉलीगैमिया तक वर्गीकरण इन्होंने किया था और लास्ट में इन्होंने क्रिप्टोगैम्स को रखा, अपुष्पीय पौधों को रखा। इस तरीके से ये वर्गीकरण की पद्धति है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा वर्गीकरण की पद्धति आती है जो आपने नेचुरल यानी प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण ये भी इससे थोड़ा सा आर्टिफिशियल वर्गीकरण से उत्तम वर्गीकरण की पद्धति कहलाएगी। प्राकृतिक वर्गीकरण की जो पद्धति है और इसमें जो जीवों का वर्गीकरण किया गया है उनमें जीवों में पारस्परिक संबंधों के आधार पर कोरिलेशंस, उनमें क्या संबंध है, पर यह जातिवृत्तीय वर्गीकरण नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे पौधों में उनके स्वभाव, हैबिटाट, उनकी प्रकृति क्या है, उनकी स्वभाव क्या है, उनका स्ट्रक्चर, रूट की स्ट्रक्चर, लीफ की स्ट्रक्चर, स्टेम की स्ट्रक्चर, पत्ती, तना, पुष्प की संरचना, इन पर विशेष रूप से बल दिया गया। और इस वर्गीकरण में ध्यान रखेंगे जेस्यू ने, डी कैंडोले ने, बेंथम और हुकर का भी वर्गीकरण, ये सब नेचुरल क्लासिफिकेशन है। बेंथम हुकर का वर्गीकरण कैसा है, परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है। बेंथम हुकर फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिका 7 वॉल्यूम में इन्होंने लिखा है। तो ये इनका वर्गीकरण जो है कह लीजिए कि मुख्य रूप से कैसा है, नेचुरल प्राकृतिक वर्गीकरण है। इन्होंने पौधों की आकार, आकृति और उनके हैबिटाट, उनमें मुख्य रूप से स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, खासतौर पर पत्ती, तना, जड़, इनके संरचनाओं को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया था। तो बेंथम हुकर, डी कैंडोल और जेस्यू, ये जो है 3 साइंटिस्टों को ध्यान में रखें कि ये नेचुरल क्लासिफिकेशन दिए थे। तीसरा जो क्लासिफिकेशन की पद्धति है वो फाइलोजेनेटिक TIC, जातिवृत्तीय फाइलोजेनेटिक सिस्टम, यानी जातिवृत्तीय वर्गीकरण की ये पद्धति, ये वर्गीकरण की सबसे विकासात्मक पद्धति है, मॉडर्न है, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो कह लीजिए कि जेनेटिकली को रिलेशन है, जीवों में जो आनुवंशिक संबंध है, उन संबंधों को ध्यान में रख करके वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया। यदि यह जातिवृत्तीय है, इसमें पुष्प का भी ध्यान रखा गया है, पुष्पीय कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा गया है और बहुत ही कह लीजिए जटिलता के साथ एक बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया है। इस वर्गीकरण में मुख्यतः अगर देखा जाए तो एंगलर, प्रांटल, हचिनसन, अर्नेन तख्ताजन और क्रानक्विस्ट, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। एंगलर, प्रांटल, ये 2 साइंटिस्ट हैं, ये कह लीजिए कि जर्मन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने डाई नेचुरलाइकेन प्लांटेरम फैमिलीज में वर्गीकरण की पद्धति अपनी प्रस्तुत की थी। अर्नेन तख्ताजन एक रशियन साइंटिस्ट है
जिसने अपने जीवन के 40 वर्ष वर्गीकरण में लगाए थे और इन्होंने वर्गीकरण की पद्धतियां रखी थी। 402 फैमिलीज में पूरे एंजियोस्पर्म को क्लासिफाइड किया था। लेकिन इनके वर्गीकरण को, अब चूंकि ये रशियन भाषा में था और इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, इनके क्लासिफिकेशन की यहाँ तक की चोरी कर ली गई थी। ग्रानक्विस्ट ने इनके वर्गीकरण को ज्यों का त्यों लेकर के ट्रांसलेट करके प्रस्तुत कर दिया था। तो जिसने वर्गीकरण के अपने 40 साल वर्गीकरण में लगाए हो और उसके वर्गीकरण की नकल करके ग्रानक्विस्ट ने, एक अमेरिकन साइंटिस्ट, और उसने प्रस्तुत किया था। बाद में लोगों को, साइंटिस्टों को इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि इस तरीके की स्थितियां भी विकसित हो जाती हैं। इसके बाद देखेंगे, ध्यान रखेंगे, जो न्यू सिस्टेमेटिक्स, नए वर्गीकरण की पद्धतियां हैं। नई वर्गीकरण की कुछ बाद में पद्धतियां, यानी बायोसिस्टेमेटिक्स और न्यू सिस्टेमेटिक्स क्लासिफिकेशन की जो नवीन पद्धतियां हैं, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। तो बायोसिस्टेमेटिक्स या ये कह सकते हैं इसको न्यू सिस्टेमेटिक्स, नवीन वर्गीकरण, इसको कह सकते हैं आप जैव वर्गीकी विज्ञान या नई वर्गीकी विज्ञान। जैव वर्गीकी विज्ञान, बायोसिस्टेमेटिक्स, या इसी को आप नई वर्गीकी विज्ञान भी कह सकते हैं। नई वर्गीकी विज्ञान। अथवा देखिए, वर्गीकरण का निरंतर वो चलता रहा, प्रयास जारी रहे। सबसे पहले इसमें जूलियन हक्सले आए। जूलियन हक्सले, इन्होंने लगभग 1940 में, ये बाद का बहुत वर्गीकरण है, 1940 में कह लीजिए, इन्होंने वर्गीकरण करने का प्रयास किया और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का अध्ययन क्या किया, प्रयोगात्मक वर्गीकरण करने का ये इन्होंने जैव विविधता को लिया। यानी बायोडाइवर्सिटी, जीवों में जो बहुत ढेर सारी विविधताएं पाई जाती हैं, उनमें जो बहुत ढेर सारी भिन्नताएं होती हैं एक दूसरे से, इन सारी बातों को लेकर के इन्होंने वर्गीकरण करने का प्रयास किया। ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी पूछ देता है, ये भी फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, यानी कह लीजिए कि प्रयोगात्मक वर्गीकी के ये क्या है, जनक हैं, क्योंकि इन्होंने वर्गीकरण जैव विविधता के आधार पर करने का प्रयास किया था 1940 में।
तो काफी महत्वपूर्ण जो है वर्गीकरण इनका भी कहलाएगा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन के जीवों का किस तरीके से किया गया है। तो आगे आपका अगला जो इसमें टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण। और जीवों का देखिए वर्गीकरण जब स्टार्ट होता है तो वर्गीकरण की बहुत ढेर सारी फिर नई नई वर्गीकरण की पद्धतियां आती गई, परंतु प्रारंभ में जो वर्गीकरण की पद्धति आई वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था। पहला जो हम लोग वर्गीकरण की पद्धति को देखेंगे, टू किंगडम, दो जगत बनाए गए थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। दो जगत वर्गीकरण, टू किंगडम क्लासिफिकेशन यानी दो जगत वर्गीकरण। जनक इसके कौन है पहले ही पता है आपको। दो जगत वर्गीकरण जब इतिहास बताए तो कैरोलस लीनियस कौन है, कैरोलस लीनियस का नाम तो इतना फेमस है कि बार बार आता रहता है। कैरोलस लीनियस, कार्ल वान लिने, कैरोलस लीनियस ने द्विजगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तुत की। मुख्य रूप से जीवों में जो कुछ विशिष्ट लक्षण थे, जीव कैसा है, चलता है कि नहीं चलता है, उसकी कोशिकीय संरचना कैसी है, सेल वॉल प्रेजेंट है आर एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है आर एब्सेंट है, उनमें जो विभिन्न सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कह लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये उसके अंदर है या नहीं है, इन बातों को विशेष रूप से महत्व देते हुए इन्होंने दो जगत मुख्य रूप से बनाए वर्गीकरण के लिए। एक तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, या प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जो भी कह लें आप। एक इन्होंने बनाया एनिमल किंगडम और दूसरा प्लांट। पहले प्लांट किंगडम लिख लेते हैं, प्लांट किंगडम, और दूसरा बनाया इन्होंने एनिमल किंगडम। पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। या किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया भी लिख सकते थे, जिस तरीके से आपको लिखना हो वैसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो जगत बनाए, जैसे इन्होंने प्लांट किंगडम बनाया और एनिमल किंगडम बनाया, दो जगत में कह लीजिए दो भागों में वर्गीकरण को विभाजित कर दिया, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। ये दो जगत इन्होंने निर्मित किए। किसने किए? कैरोलस लीनियस ने। द्विजगत वर्गीकरण के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। ये पहला वर्गीकरण सामने प्रस्तुत हुआ। अब इस वर्गीकरण में दो जो जगत बनाए गए हैं उनको कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर इन्होंने क्लासिफाइड किया। जैसे पादप है, पादप जगत में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अकार्बनिक पदार्थों की कोशिका में उपस्थिति है। इन्होंने वो देखा कि मुख्य रूप से पौधों में क्या कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे, उन लक्षणों को ध्यान में अगर रखें तो इनकी जो प्लांट की सेलुलर स्ट्रक्चर में जाए पौधों में, तो यहाँ पर क्या है? सेल वॉल उपस्थित है। हम हिंट करेंगे, आप जानते हैं क्योंकि साइटोलॉजी हमने पढ़ाया है, तो वहाँ डिफरेंट प्लांट और एनिमल में किया है। तो यहाँ पर क्या है? सेल वॉल उपस्थित होगी पौधों में।
दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर देखा जाए तो इनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा। क्लोरोप्लास्ट प्रारंभ में जो वर्गीकरण के कैरेक्टर लिखिए, स्टोरेज फूड मटेरियल स्टार्च होगा, संचित जो भोजन होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। लोकोमोशन क्या होगा, लोकोमोशन यानी प्रचलन, ये अब्सेंट होगा, नहीं पाया जाता, ये प्रचलन नहीं करते, फिक्स रहते हैं, एक स्थान पर क्या रहते हैं, स्थिर रहेंगे। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, हार्मोनल सिस्टम, स्क्रेटरी सिस्टम, माने उत्सर्जन तंत्र, ये सब अब्सेंट होते हैं, ये सब नहीं पाए जाएंगे। पौधों में इनका अभाव होगा, प्रचलन नहीं होगा, संचित भोजन स्टार्च होगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो कैसे होंगे, ऑटोट्राफ्स, ऑटोट्राफस यानी स्वयंपोषी होंगे, यानी अपना भोजन ये क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। ध्यान में रखेंगे, ये कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इनमें उद्दीपन जो होते हैं कह लीजिए, उनके प्रति भी बहुत धीमी अनुक्रिया करते हैं, और इसमें वर्गीकरण में इन्होंने सबको इंक्लूड कर दिया था। एल्गी भी उसी में है, फंजाई भी उसी में है, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सभी को कह लीजिए कि इसके अंतर्गत इन्होंने इंक्लूड कर दिया। इसके बाद हम एनिमल किंगडम की बात करें, जंतु जगत की दूसरा जगत बनाया जिसमें केवल जंतुओं को क्लासिफाइड किया। जंतुओं को विशिष्ट लक्षणों के आधार उनके दो लक्षण निर्धारित हैं, जैसे उनमें सेलवाल यहाँ प्रेजेंट है तो सेलवाल अब्सेंट, सेलवाल क्या होगी, अब्सेंट। यही कैरेक्टर आप लेके आगे कर लीजिए, सेलवाल यहाँ उपस्थित वहां अब्सेंट। यहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट क्या था यहाँ प्रेजेंट है, तो वहां पर प्रेजेंट, तो ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, अब्सेंट होगा। जंतुओं में हरे नहीं होंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, इनमें प्रकाश संश्लेषण होगा, भोजन बनाएंगे। ये ऑटोट्राफ्स है, ये हेटेरोट्राफ्स होंगे, विषमपोषी होंगे, ये अपना भोजन नहीं बना सकेंगे। ये लोकोमोशन इनमें एब्सेंट है, यहाँ पर लोकोमोशन रहेगा, ये प्रचलन करेंगे। और यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्क्रेटरी सिस्टम, ये सब अब्सेंट है। यहाँ पर ये सब क्या होंगे, नर्वस सिस्टम, स्क्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब पाए जाएंगे। नर्वस सिस्टम तो काफ़ी विकसित होता है, और ये जानते हैं कि ये संवेदनशीलता को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी विशेषताएं देखने के लिए मिलती हैं। स्टोरेज जो मटेरियल होगा, यहाँ पर स्टार्च है, और जंतुओं में ग्लाइकोजन होता है, जरूर याद रखना, बहुत हमेशा पूछा जाता रहेगा। जंतुओं में स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन के रूप में भोज्य पदार्थों को संचित करते हैं। ये वर्गीकरण की पद्धति, दुई जगत वर्गीकरण, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया, कैरोलस लिनियस के द्वारा। पर इस वर्गीकरण में कुछ कमियां रही। दो जगत में ही चूंकि इन्होंने जंतु और पौधे को पूरे को क्लासिफाइड कर दिया, तो कैरोलस लिनियस की इस वर्गीकरण में कुछ जो कमियां रह गई थी, अगर उनको विचार करें कि क्या कमियां रह गई। जैसे युगलिना है, युगलिना में जानते रखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, पादप और जंतु के बीच संयोजक कड़ी है युगलिना। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति है तो वो पौधे के समान, बट सेलवाल नहीं है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन भी करता है जंतु के समान।
तो इस तरीके से ये समस्या खड़ी हो गई। प्रारंभ में इसको किंगडम प्लांटी में रखा गया, बाद में इसको फिर एनिमेलिया किंगडम में लाया गया। इसी तरीके से और भी जीव हैं, कवक हैं, फंगस को किंगडम प्लांटी में क्लासिफाइड किया गया, जबकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये ऑटोट्राफ्स नहीं है, स्वयं पोषी नहीं है, तो इनका यहाँ रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसी तरीके से स्पंज है, स्पंजों में लोकोमोशन नहीं होता, फिक्स होते हैं, बट वो एनिमल किंगडम में रखे गए। प्लांट फिक्स होते हैं, ठीक है, एनिमल तो लोकोमोशन करता है, ये कैरेक्टर भी ठीक नहीं बैठता। इसी तरीके से अगर देखा जाए लाइकेन में एल्गी और फंगस दोनों मिलकर बनाते हैं, तो ये भी दोनों के बीच है, पौधे और कवक के बीच है, तो इनका भी कह लीजिए कि फिट वर्गीकरण में नहीं बैठता है। माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी और एक्टिनोमाइसिटस, बैक्टीरिया, ये सब वर्गीकरण में अगर देखें तो इन पहलुओं में ठीक नहीं बैठ रहे हैं, इनका वर्गीकरण का सही सिस्टम नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से वायरस को इस क्लासिफिकेशन में कहीं भी कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने कह लीजिए इस वर्गीकरण की कमियां कह लीजिए कि इस तरीके से न्यूनताएं वर्गीकरण में थी। आगे हम लोग इसके बाद देखेंगे, नहीं तो ये बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दुई जगत वर्गीकरण के बाद त्रिजगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण, ये आगे पढ़ने हैं। एक लेक्चर और चलेगा इस चैप्टर में, तो ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि 5 जगत वर्गीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर.एच. व्हिटकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था। आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहे। धन्यवाद।